सर जी, सुखमीत सर आ गए हैं। सर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार रोताश जी। नमस्कार जी सभी दोस्तों को। रोताश जी का थैंक यू सो मच। रोताश जी ने स्टेज संभाला और आपको जो कुछ जानकारी दी ओवरऑल क्रिप्टो के बारे में या फिर हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, तो बहुत बढ़िया रोताश जी ने समझाया। तो थैंक यू रोताश जी आपका, और थैंक यू सभी यूजर्स का जो भी आज ज्वाइन किए हुए हैं मीटिंग में। तो पुराने यूजर्स भी हैं, नए भी हैं, सभी का वेलकम हमारी फैमिली में। एक दोस्तों, हमारा ये प्रोजेक्ट, ये कॉन्सेप्ट, ये एक एजुकेशनल चैनल जिसको हम रन कर रहे हैं दोस्तों, ये एक तरह से दोस्तों हम क्या है कि आप सभी एवरीडे आते हो तो एक तरह से एक फैमिली का एनवायरनमेंट, फैमिली टाइप एनवायरनमेंट बना हुआ है। आप सभी एक तरह से एक फैमिली का यूनिट हो, और इसी में क्या है कि हमको सीखना भी है, सिखाना भी है और समझना भी है। क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है तो इतना दोस्तों फास्ट पेस है टेक्नोलॉजी का कि हर रोज हम उठते हैं तो कुछ नया आ जाता है मार्केट में। दोस्तों आज पूरा वर्ल्ड इसी इसी एफर्ट में लगा हुआ है कि कुछ ना कुछ बनाया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस हैं वर्ल्ड में आती रहें, और जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो आगे से आगे बढ़ाते रहें। ये दोस्तों जब हमने अपना डिग्री फिनिश किया था उस टाइम पे दोस्तों कुछ ऐसा नहीं था। उस टाइम पे क्या था कि एक बहुत स्लो पेस पे जो है टेक्नोलॉजी का काम चल रहा था, क्योंकि पहले तो इतना जो है डेवलपर थे नहीं मार्केट में। तो जब डेवलपर आए तो उसके बाद दोस्तों एक टेक्नोलॉजी ने स्पीड पकड़ा, सारे के सारे जो हैं प्लेटफॉर्म आने शुरू हुए मार्केट में। सारे के सारे जो डेवलपर्स ने कुछ ना कुछ जो है एक यूनिक यूनिक जो है करने का ट्राई किया मार्केट में, कि हम कुछ ऐसा करें कि एक कम्युनिटी को, क्योंकि दोस्तों जो डेवलपमेंट का काम है वो दोस्तों एक दो तरह से हम उसको देख सकते हैं। एक तो बिजनेस पर्सपेक्टिव और एक है कम्युनिटी वर्क। तो ज्यादातर दोस्तों जो है बड़ी बड़ी इन्वेंशन हुई हैं वो दोस्तों एक कम्युनिटी वर्क ही हुआ। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन उठा के देख लें तो सबसे पहले वो कम्युनिटी वर्क ही था। तो इसी तरह ही एक नया जो इन्वेंशन, एक नया विजन जो मार्केट में हमको आज देखने के लिए मिल रहा है, जिसको एक क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है। तो दोस्तों एक कम्युनिटी के फायदे के लिए, एक कम्युनिटी किस तरह से एक नए सिस्टम में जो है ट्रांजेक्शन कर सकती है, तो उसको जो है फॉरवर्ड लाने के लिए, उसको आगे लाने के लिए जो है ये कॉन्सेप्ट जो है मार्केट में लाया गया कि एक पीयर टू पीयर नेटवर्क का क्रिएशन किया गया, कि जिसमें कि बिना किसी करप्शन के, बिना किसी फ्रॉड के जो है ट्रांजेक्शन वो हो पाए। तो जो दोस्तों यही हमारा थीम है हमारे इस मीटिंग का, इस हमारे एजुकेशनल चैनल का, कि आप सभी को जो है अवेयर करवाया जाता है एक टेक्नोलॉजी से, तो जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। कुछ हमारा प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है जो कि एक क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड प्रोजेक्ट है, और कुछ ट्रेडिंग का आपके बताया जाता है, और कुछ नई जानकारी जो भी हमारे पास हो देने के लिए वो आपसे शेयर की जाती है। तो दोस्तों आज हमारा मीटिंग शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के साथ। हमारा नाम है सुखमीत राठौड़, और हम बाय प्रोफेशनल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। कुछ टाइम से हम भी इस इंडस्ट्री में जो है पूरा एक्टिव हैं, और कुछ ऐसी चीजें देखी जिनके बेस पे कि हमने भी कुछ ऐसा सोचा कि हम भी कुछ जो है एक टाइप ऑफ कम्युनिटी के लिए कुछ हम बनाना चाहते हैं। तो उसी पे ही दोस्तों आज चर्चा होगी, और कुछ हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से क्रिप्टो जो है एग्जिस्टेंस में आई। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक टेक्नोलॉजी का नाम है, मीनिंग ये एक डिजिटल एसेट, एक डिजिटल कैश, तो ई कैश भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। डिजिटल इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि ये हम टच नहीं कर सकते, कि ये एक पेपर बेस्ड करेंसी नहीं है। ये एक अगर पेपर बेस्ड नहीं है दोस्तों तो ये भी कहा जा सकता है कि ये सेंट्रलाइज भी नहीं है। सेंट्रलाइज क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि एक कोई पर्सन इस डिजिटल जो एसेट है उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। आज हम देखें जितने भी डिजिटल एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, जिस तरह से हमारा पेपल वगैरह है, पेपल हो गया, जहाँ कुछ और जो जो मनी ट्रांसफर की ऑनलाइन ट्रांसफर के सोर्सेज बने हुए हैं दोस्तों, पर उनमें क्या है कि उनको एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बोला जाता है, क्योंकि उनके पीछे क्या है कि एक करेंसी जो कि एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड करेंसी है, जो कंट्रोल्ड है बाय गवर्नमेंट, जो कंट्रोल्ड है बाय द कंट्री। तो
वो करेंसी जो है उन एप्लीकेशन में काम कर रही है। तो इसीलिए उन एप्लीकेशन को कभी भी हम एक एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन नहीं बोल सकते, उनको हमेशा ही हम एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बोलेंगे, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है कि हमारा बैकएंड पे जो यूज हो रहा है वो हो रहा है एक सेंट्रलाइज करेंसी, जो कि उस कंट्री का ही एक करेंसी है। तो जितने भी दोस्तों ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं, जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आज की डेट में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो कोई भी हमको एक डिसेंट्रलाइज वे से ट्रांजैक्शन नहीं करवाती। वो दोस्तों इसीलिए नहीं करवाती क्योंकि पीछे कोई ना कोई ह्यूमन इन्वॉल्व है। अगर ह्यूमन इन्वॉल्व है तो दोस्तों क्या है कि उस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल किया जा रहा है बाय अ पर्सन। वो एक ग्रुप ऑफ डेवलपर भी हो सकते हैं, कोई प्रोग्रामर भी हो सकते हैं, कोई डेटाबेस एनालिस्ट भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है पर्सन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो कि इन ट्रांजैक्शन को पूरा करवा रहा है। तो जो फ्रंट एंड पे है दोस्तों हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रही है, पर बैक एंड पे क्या है कि एक करेंसी का यूज किया जा रहा है जो कि INR है, या USD है, यूरो है, या कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों इसी करेंसी का यूज करके क्या है कि एक पर्सन जो है हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल करवा रहा है। कि अगर हमको कोई एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि एक डिजिटल करेंसी का ट्रांसफर करती है, कि जिस तरह से कोई हमने पेपाल का एग्जांपल लिया, जहाँ कोई और भी काफी एप्लीकेशन है मार्केट में कि जो कि आपको जो है कोई एक डिजिटल एक्सेस देती हैं कि आप जो है करेंसी जो है एक दूसरे को भेज पाओ, या फिर करेंसी के थ्रू जो है बाय एंड सेल कर पाओ। तो दोस्तों उनके पीछे क्या है कि फ्रंट एंड पे तो आप किसी को वो करेंसी भेज रहे हो, और दूसरे केस में क्या है कि आप किसी से कुछ बाय कर रहे हो, या आप किसी को कुछ सेल कर रहे हो। तो बाय आप एक प्रोडक्ट भी कर सकते हो, बाय आप एक सर्विस भी कर सकते हो। तो जब भी दोस्तों हम सर्विस बाय करते हैं या प्रोडक्ट बाय करते हैं, उसके रिटर्न में हम एक इक्विवेलेंट वैल्यू उस सर्विस का या प्रोडक्ट का वो पे करते हैं। तो दोस्तों वो पे करते हैं आज की डेट में, या हमारा हो सकता है INR, हमारा हो सकता है USD, यूरो हो सकता है, ब्रिटिश पाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों जो पेमेंट हुई, तो दोस्तों किस तरह से जो एप्लीकेशन ने बैकएंड पे काम किया कि आपने फ्रंट एंड पे जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस की, और बैकएंड पे क्या हुआ कि वो ट्रांजैक्शन जो है किसी डेटाबेस एनालिस्ट ने या किसी प्रोग्रामर ने आपकी ट्रांजैक्शन उठाई, और उसको क्या है कि आपके अकाउंट से पैसे उतने डिडक्ट हुए या करेंसी उतनी डिडक्ट हुई, जो तो और जो दूसरी पार्टी है उनको वो करेंसी है वो डिपॉजिट कर दी गई, जहाँ उनको जो अगर कोई दूसरा बैंक है तो उनको क्या है वो प्रोसेस के थ्रू उस चैनल में डाल दी गई, ताकि उनको जो है वो रिसीव हो जाए ट्रांजैक्शन का अमाउंट कुछ ही दिनों में। तो दोस्तों ये है जो आज की एप्लीकेशन किस तरह से चल रही है। तो इसी एप्लीकेशन को दोस्तों कहा जाता है एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, क्योंकि बैकएंड पे क्या है कि एक पर्सन, एक मीडिएटर, एक इंटरमीडिएटरी आपका हेल्प कर रहा है ट्रांजैक्शन को पूरा करवाने के लिए। जब ये ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है तो दोस्तों उसके बाद क्या है कि इसी ट्रांजैक्शन की जो एंट्री है वो डेटाबेस में कर दी जाती है। जो डेटाबेस है वो एक जो इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और जो एक कोई भी बैंक लगा सकते हैं, कोई भी है, तो उनका जो है जो एक डेटाबेस एक जो है एक उसी बैंक के रिलेटेड या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड उनका खुद का डेटाबेस रहता है। वो कभी भी जो है वो शेयर नहीं किया जाता है दूसरे बैंक्स के साथ, दूसरी ब्रांचेस के साथ। ये मीनिंग कि एक डेटाबेस जितने भी उनके कस्टमर हैं उनका जो डेटा है वो सिक्योर रखा जाता है एक डेटाबेस के अंदर, जिसका कुछ कैपेसिटी रहता है। मे बी वो 3 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। उसके बाद क्या है उसी डेटाबेस को रीयूज किया जाता है नई ट्रांजेक्शन के लिए। तो उस डेटाबेस की दोस्तों कुछ कैपेसिटी भी रहती है, और जो है काफी सारे लिमिटेशन, काफी सारे पैरामीटर्स, प्लस एक ह्यूमन इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीजें जो है ये कंपाइल करती हैं एक एप्लीकेशन को, कि जिसको कि हम सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बोल देते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है हम इसी एप्लीकेशन में हम जो है काफी सालों से, मे बी 50 साल से 100 साल से इन्हीं एप्लीकेशन पे जो है हम इसका हिस्सा बने हुए हैं। क्योंकि हमको आज की डेट में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो हमको कोई ना कोई जो एप्लीकेशन है यूज करनी पड़ेगी, और उसी एप्लीकेशन में क्या है एक सेंट्रलाइज्ड वे से जो है वो ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसी सिस्टम को जो है वो चेंज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक विजन, एक ऐसा जो है डॉक्यूमेंट लिखा गया है कि जिसमें कि सारा का सारा जो है प्रोसेस डिफाइन किया गया कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जो कि इस कॉन्सेप्ट को, जिसको कि सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बोला गया, इसको चेंज करना चाहते हैं, वो किस तरह से चेंज करेंगे। वो सारा स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ब्रेक डाउन किया कि फ्रंट एंड पे किस तरह से ट्रांजेक्शन चलेंगी, बैक एंड पे क्या चलेगा, और इसी सारे एक व्हाइट पेपर को एक टेक्नोलॉजी में वो कन्वर्ट करेंगे।
तो वो दोस्तों टेक्नोलॉजी पे जो है काम शुरू हुआ 2009 में, और कुछ अरसे के बाद जो है एक नई इन्वेंशन जो है वो बाहर आई और उसका नाम पड़ा ब्लॉकचेन। की मीनिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी ने दोस्तों जन्म लिया कि जिसपे कि आप ट्रांजैक्शन सारा का सारा कर सकते हो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट एनी मीडिएटर, या किसी भी थर्ड पार्टी की हेल्प के बिना, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक, कोई भी है, तो उनकी हेल्प के बिना आप एक ट्रांजैक्शन पॉसिबल करवा सकते हो। मीनिंग एक खरीद बेच, कुछ भी आपको प्रोडक्ट खरीदना है, या एक सर्विस खरीदनी है, या किसी को कोई करेंसी ट्रांसफर करनी है, तो ये दोस्तों आप ये चीजें पॉसिबल हुई। ये चीजें पॉसिबल हुई यूजिंग अ टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्लॉकचेन। तो इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि किस तरह से फंक्शनिंग चलती है। तो आज अगर हम दोस्तों सेंट्रलाइज एप्लीकेशन का एग्जांपल लें, तो सारी चीजें वैसे ही चल रही हैं। तो फर्क कहाँ पे है? तो फर्क दोस्तों है हमारे बैकएंड पे। कि बैकएंड के ऊपर दोस्तों ये टेक्नोलॉजी ने किस तरह से काम कर रही है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। कि बैकएंड पे दोस्तों ये टेक्नोलॉजी जिस तरह से काम कर रही है वो ये है कि फ्रंट एंड पे आपने किसी को ट्रांजैक्शन करना है, या कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा या बेचा, तो दोस्तों एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में बैकएंड पे क्या है कि एक पर्सन आपका हेल्प कर रहा है इसी ट्रांजैक्शन को पूरा करवाने के लिए, और उसके बाद उसके डेटाबेस में एंट्री कर रहा है। तो एक नई टेक्नोलॉजी में जिसका नाम है ब्लॉकचेन, तो इसमें दोस्तों किस तरह से बैकएंड चल रहा है। फ्रंट एंड पे आप ट्रांजैक्शन वैसे ही कर रहे हो कि आप किसी को प्रोडक्ट खरीद रहे हो, किसी से किसी को करेंसी ट्रांसफर कर रहे हो। तो बैक एंड पे क्या है, आपका जो यही ट्रांजैक्शन है इसको स्टोर एक कंप्यूटर का नेटवर्क कर रहा है, एक बहुत ही जाइंट सर्वर, जो कि जिसके साथ सैकड़ों हजारों कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। वो सेट बाय सेट जो है आपका जो है वो ट्रांजैक्शन जो है उनका डेटा वो सारा का सारा दोस्तों स्टोर कर रहे हैं। और जितना भी नेटवर्क है ये ऑपरेटेड है विया कंप्यूटर की मीनिंग की ये नेटवर्क की सर्कुलेशन जितनी भी है, ये है एक हजारों लाखों सैकड़ों कंप्यूटर जो है आपस में कनेक्ट किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन से। और जितना भी ये नेटवर्क का कनेक्टिविटी बिल्डअप है ये है थ्रू कंप्यूटर्स। मीनिंग कि बीच में कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं है। तो इस दोस्तों सिस्टम को उन्होंने नाम दिया एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम इसलिए क्योंकि बीच में जो है कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी इस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल नहीं कर रही। जितना भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों एक पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर। मीनिंग कि आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है डायरेक्टली जो पार्टी इन्वॉल्व है दूसरे एंड पे की। मीनिंग अगर आप किसी से खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो, तो एक आप हो बीच में और दूसरी तरफ है दूसरी पार्टी का, जैसे आप खरीद या बेच रहे हो। तो अगर आप कोई सर्विस बाय कर रहे हो तो उसमें भी क्या है कि आपके पास एक एंड पे आप हो, दूसरे एंड पे है वो दूसरी पार्टी या दूसरा पर्सन जिससे आप जो है वो सर्विस बाय कर रहे हो, जहाँ उसको कोई भी करेंसी जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो। और बैक एंड पे दोस्तों जो है आपकी ट्रांजैक्शन वो स्टोरेज हो रही है एक ब्लॉक के अंदर, जो कि ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है कंप्यूटर्स ने आपके एक छोटे छोटे सर्वर्स के थ्रू जो है आपका ट्रांजैक्शन को स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक बनाया है, जो कि दोस्तों एक ग्लोबल लेवल पे पूरे ही सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है। उसी ब्लॉक में जो है ट्रांजैक्शन डलती हैं और वो ट्रांजैक्शन स्टोर होती हैं। तो इस तरह से जब एक ब्लॉक जो फिल हो जाता है तो उसके बाद दूसरा ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो पहले ब्लॉक का रेफरेंस है वो दूसरे ब्लॉक में यूज होता है, दूसरे का तीसरे में। तो इस तरह से दोस्तों ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है ये सारा बहुत ही बड़ा एक जाइंट जो है एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है, जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में एग्जिस्ट कर रहा है। और ये नेटवर्क दोस्तों जो है एक 24/7 लाइव रहता है, कभी भी बंद नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह से जो कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं। तो इसीलिए क्या है कि जो नेटवर्क है कभी भी जो है वो बंद नहीं होता, हमेशा ही लाइव रहता है। तो दोस्तों इसी सारे सिस्टम को बोला गया है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ब्लॉकचेन आपको लिए कुछ कर रहा है, वो है दोस्तों स्टोरेज। ये आपकी जितना भी ट्रांजैक्शन का डेटा है दोस्तों वो स्टोर हो रहा है एक ग्लोबल डेटाबेस में, जो कि एक पूरे के पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। और वो दोस्तों जो डेटाबेस है वो ट्रांसपेरेंट भी है। मीनिंग आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है दोस्तों वो है एक पूरे के पूरे नेटवर्क में सर्कुलेट की जाती हैं। और जो है वही जो है ट्रांजैक्शन दोस्तों वो एग्जिस्ट भी करती हैं फॉरएवर। तो ये है दोस्तों एक बहुत ही जो है एक एडवांस तरीके से जो है एक टेक्नोलॉजी को जो है प्रेजेंट किया गया सभी के सामने मार्केट में और सभी यूजर्स के लिए।
कि इस तरह से दोस्तों फायदा क्या हुआ। अभी इस ट्रांजैक्शन अगर खुद ब खुद चल रही हैं, सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में भी ट्रांजैक्शन चल रही हैं, तो हमारा जो मोटिव है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एक ट्रांजैक्शन करने का, वो तो दोस्तों अकॉम्प्लिश हो ही रहा है। वो सेंट्रलाइज में भी हो रहा है, डिसेंट्रलाइज में भी हो रहा है। तो दोस्तों फर्क क्या है, क्यों बनाया गया डिसेंट्रलाइज सिस्टम? तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम दोस्तों इसलिए बनाया गया ताकि जो करप्शन है, जो डेटा टेम्परिंग है, जो एक डेटा का मैनिपुलेशन है, वो दोस्तों एलिमिनेट किया जा सके। तो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में क्या हो रहा है कि डेटा का पूरा कंट्रोल एक ह्यूमन के हाथ में है, जो कि वो टेम्पर कर भी सकता है, डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है और किसी तरह से भी उस डेटा को यूज कर सकता है। तो अगर दोस्तों एक पर्सन के हाथ में ये कंट्रोल है, तो हमने पास्ट में दोस्तों देखा गया कि जो काफी करप्शन हुई, डेटा को टेम्पर किया गया, डेटा मैनिपुलेट किया गया और डेटा को चेंज भी किया गया। तो इसी वजह से क्या है कि जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक जो हैं वो पास्ट में बंद भी हुए। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में दोस्तों ह्यूमन का जो है कंट्रोल बीच में कहीं पे भी नहीं है। अगर सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है वो एक नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर्स करवा रहे हैं, तो दोस्तों ये माना जा सकता है कि डेटा एक बार अगर उस नेटवर्क के ऊपर डल गया तो उसको दोस्तों चेंज कभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही डेटा जो है वो सर्कुलेट हो रहा है हजारों लाखों कंप्यूटर्स के बीच में। अगर एक बार डेटा जो है उस पर डल गया, सर्कुलेट हो गया, तो दोस्तों वो चेंज करना इम्पॉसिबल है। उसके कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, तो वो आपको जो है अब अभी मैं फर्दर डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों ये है फर्क, जो एक मेन रीजन जिसके लिए एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट का जो है जन्म हुआ। कि एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट को जो है वो मार्केट में लेके आया गया, क्योंकि एक जो डेटा को मैनिपुलेट करने का जो एक ह्यूमन का टेंडेंसी है उसको दोस्तों खत्म किया जा सके। तो इसी वजह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम को लेके जो है इसका इन्वेंशन हुआ और इस पे जो है इम्प्लीमेंटेड जो डेवलपमेंट करके जो स्टार्टअप सारा किया गया। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है ये आज एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में। 2009 से 8 से इसका व्हाइट पेपर लिखा गया और 2009 से जो है इस पे डेवलपमेंट करके इसका स्टार्टिंग शुरू हो गया। तो दोस्तों धीरे धीरे जो है ये जो है धीरे धीरे दोस्तों जो इसमें दोस्तों डेवलपमेंट डे बाय डे चलती रही, धीरे धीरे जो है यूजर जुड़ते रहे, धीरे धीरे लिक्विडिटी ऐड होती रही और धीरे धीरे जो है ये सारा सिस्टम आगे आगे बढ़ता गया। तो दोस्तों ये सिस्टम कभी भी ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही बड़े लेवल पे हाइप किया हो और फिर नीचे आ गया हो, ये दोस्तों कभी भी नहीं हुआ। जितने भी सिस्टम क्रिप्टो के वर्ल्ड में आज तक सक्सेसफुल हुए हैं दोस्तों, वो एक बहुत ही स्मूथ पेस के साथ चले हैं और वो सिस्टम दोस्तों कभी भी जो है रुके नहीं है। तो दोस्तों कुछ जो है मैं आपको ब्लॉकचेन के फीचर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन अगर आज एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, तो उसके दोस्तों क्या फीचर क्या है, कि क्यों एग्जिस्ट कर रही है और क्या जो है हमको इसका जो है वो फायदा रहेगा और क्या और किस तरह से जो है हम इन फीचर्स को यूज करके अपना बेनिफिट देख पाएंगे, या फिर एक तरह से हम एक बढ़िया सिस्टम का पार्ट बन पाएंगे। तो दोस्तों फीचर कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले तो दोस्तों जैसे आपको समझाया गया कि पीछे कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है। अगर ह्यूमन कोई इन्वॉल्व नहीं है तो डेटा को की छेड़छाड़ नहीं हो सकती, डेटा को टेम्पर भी नहीं जा सकता, डेटा को चेंज भी नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है दोस्तों तो इसीलिए क्या है इसको एक सिक्योर प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है, कि मीनिंग ये एक सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि जितना भी डेटा है दोस्तों अगर टेम्पर कर ही नहीं सकते, अगर उसको चेंज ही नहीं कर सकते, तो ये माना जा सकता है कि ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। तो डेटा को दोस्तों चेंज करने के लिए कुछ कंडीशंस, कुछ यूज केसेस जो है इन जो ब्लॉकचेन के डेवलपर्स ने वो दोस्तों लिखे गए, वो ये थे कि जब भी दोस्तों डेटा को चेंज करना है तो उसके लिए क्या है कि जितने भी कंप्यूटर्स इन्वॉल्व है नेटवर्क के अंदर, उनमें दोस्तों आपको जो है 51% ऑफ कंप्यूटर्स का जो है वो कंट्रोल लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो है जितने भी ब्लॉक्स में डेटा की एंट्री हो रही है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक आपको सारा डेटा एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी दोस्तों ब्लॉक्स जो हैं, जितने भी ब्लॉक्स एक ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हर एक दोस्तों ब्लॉक जो पहला दूसरा सारा ये इंटरलिंक्ड है। मीनिंग कि पहले का रेफरेंस जो है यूज किया गया दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में। तो
एक कुछ पैरामीटर सेट किए गए अगर आपको पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करना है। तो पहला दोस्तों पैरामीटर ये है कि आपको जो है 51% ऑफ नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे आपके कंट्रोल में होने चाहिए। दूसरा है कि आपके पास जो सारा का सारा डेटा जितना भी ब्लॉक्स में है 1 2, और अगर एक ब्लॉकचेन में अगर 10 ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहे हैं तो 10 के 10 ब्लॉक्स का आपको डेटा जो है एक ही सेकंड पे, प्लस आपके पास दूसरी कंडीशन है कि आपको जो है सारा 51% ऑफ नेटवर्क आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। ये अगर आप दो कंडीशंस मीट अप कर पाते हो तो दोस्तों जो है आप डेटा को टेम्पर कर पाओगे, चेंज कर पाओगे। अगर दोस्तों वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट जगह से कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट लोग आई मीन डिफरेंट कंप्यूटर्स बीच में इन्वॉल्व हैं, तो दोस्तों ये किस तरह से पॉसिबल है कि आप एक डेटा को टेम्पर कर पाओगे या फिर एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क जो है वो कंट्रोल कर पाओगे ओवर 51%। तो दोस्तों इसीलिए क्या है कि ये जो चीज है ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, और इसीलिए इस नेटवर्क को एक सिक्योर नेटवर्क बोला गया है। तो ब्लॉकचेन दोस्तों उसका क्रिएशन का मेन लॉजिक ही यही है कि एक सिक्योरिटी आपको दे पाए और जो डेटा है कभी भी वो चेंज ना हो पाए, क्योंकि डेटा का जितना भी लेजर है, जितना भी उसका इंफॉर्मेशन है वो दोस्तों सारे नेटवर्क में सर्कुलेट हो जाता है। अगर एक जगह चेंज हुआ सर्कुलेशन में तो दोस्तों बाकी के पास तो डिफरेंट लेजर है, तो जो ट्रांजैक्शन है वो वैसे ही एग्जिस्ट या एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों यही रीजन है कि एक सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल के ऊपर जो है ये ब्लॉकचेन का जो है कॉन्सेप्ट रखा गया। दूसरा फीचर है दोस्तों वैलिडेशन का। ये जब भी आपका कभी भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले दोस्तों वैलिडिटी जो है सारा का सारा नेटवर्क में 51% ऑफ कंप्यूटर्स की वोटिंग होनी चाहिए। अगर वो वोट करते हैं यस, तो उसमें कुछ जो है चीजें वो चेक की जाती हैं कि पहला जो है यूज केस वो ये रहता है कि आपके पास करेंसी उतनी है भी है कि नहीं जितनी आप ट्रांसफर करना चाहते हो। अगर नहीं है तो ये ऑटोमेटिक जो है डिनाइल है। तो किस तरह से दोस्तों जो आपके जो नेटवर्क है वो डिनाई करता है, वो दोस्तों एक यूज करता है एक कॉन्सेप्ट का जिसको कि बोला गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। मीनिंग कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दोस्तों एक इफ एंड एल्स कंडीशन पे जो है वो बने होती हैं, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं कि जिसमें आपकी एक कंडीशन मीटअप होगी, एक प्री सेट ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती हैं कि अगर आपकी ये कंडीशन मीटअप हो गई तो आप जो है आपका जो है ये आई मीन आपको रिटर्न में ये मिलेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो आपका जो है ये रिजल्ट ये होगा। तो इस तरह से दोस्तों जो है एक प्रोग्रामिंग कोड लिखा जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसको भी बोला जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। मीनिंग कि एक ह्यूमन की थिंकिंग जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में डाली गई है। अभी देखिए जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उसमें पीछे ह्यूमन बैठ के ये सोच रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर पर्सन ए ने ट्रांसफर करना है कुछ मनी पर्सन बी को, तो एक ह्यूमन जो है वो पीछे बैठ के सोच रहा है कि उस अकाउंट में इतने पैसे हैं भी हैं कि नहीं जितने वो ट्रांसफर करना चाहता है। तो दोस्तों अगर उतने पैसे हैं तो दोस्तों जो है वो ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगी। अगर उतने पैसे नहीं हैं तो ट्रांजैक्शन नहीं शुरू होगी। तो जो ये दोस्तों जो है सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में एक ह्यूमन बैठ के ये सोच रहा है। तो उसी ह्यूमन के ब्रेन को, उसी थिंकिंग को दोस्तों एक यूज केस बना के एक कॉन्ट्रैक्ट में डाला गया जिसको कि बोला गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि दोस्तों वो ऑलरेडी एक प्री सेट ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं जिसके बेस पे जो कंप्यूटर है जो अपना प्रोग्राम है अपना जो है वो कोड है उसको फायर करता है। मीनिंग कि उसको स्टार्ट करता है और उसको एंड भी करता है कि एक ह्यूमन के ब्रेन का जो लॉजिक है उसमें एक कोड में डाला गया है। और इसीलिए ही अगर वो ऑलरेडी कोड जो ह्यूमन का जो है वो जो जो ह्यूमन का काम है वो कर रहा है, तो दोस्तों बीच में जो है ह्यूमन की जरूरत भी नहीं है। तो इसीलिए जो है जितना भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में दोस्तों जितने भी यूज केसेस हैं सारे वो डाले जाते हैं, सारे के सारे जो है प्री एग्जिस्टिंग कोड रहता है, उसमें इफ एल्स कंडीशन रहती हैं। अगर ये हुआ तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर ये हुआ तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो यही दोस्तों जो नेटवर्क वैलिडेट आपका करता है ट्रांजैक्शन वो करता है थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। मीनिंग कि अगर आपके पास करेंसी उतनी है तो आपका जो है वो जो कोड एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जो है आपका ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास उतनी करेंसी नहीं है तो कोड आपका जो है वो ट्रांजैक्शन फेल कर देगा और जो नेटवर्क आपका जो है एक जो स्टार्ट कर रहे हो आप इनिशिएट कर रहे हो ट्रांजैक्शन उसको डिनाई कर देगा। तो ये है दोस्तों वैलिडिटी का फीचर। तो तीसरा फीचर है दोस्तों हमारा ट्रांसपेरेंसी का। कि ट्रांसपेरेंसी दोस्तों क्यों है? ब्लॉकचेन दोस्तों एक इसको एक पब्लिक रिसोर्स बोला गया है।
जितनी भी सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है वो दोस्तों एक कंट्रोल्ड और उसमें डेटा काफी जो है वो हिडन रहता है, मीनिंग वो एक्सेस कर पाते हैं ओनली जो उस सेंट्रलाइज सिस्टम का पार्ट है। मीनिंग अगर आप एक बैंक में आपका अकाउंट है तो आप उन चीजों को एक्सेस कर पाते हो। तो ब्लॉकचेन दोस्तों हमेशा ही एक पब्लिक के यूज के लिए, एक पब्लिक के फायदे के लिए बनाई गई है। जितनी भी जो पब्लिकली ऑपरेटेड ब्लॉकचेन हैं आज की डेट में, जितनी भी ब्लॉकचेन एग्जिस्ट कर रही हैं दोस्तों, वो सारी की सारी पब्लिक है। मीनिंग अगर आप बिटकॉइन का एग्जाम्पल ले लें, इथेरियम, बाइनेंस, जिसका भी आप एग्जांपल ले लें, तो दोस्तों सारी की सारी जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन है। मीनिंग कि उनमें जितना भी डेटा, जितना भी जो है डेटा यूज हो रहा है, जितना भी ट्रांजेक्शन हो रही है, वो दोस्तों जो है वो पब्लिश की जाती हैं पब्लिकली। मीनिंग उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, उनके पास एक सेट ऑफ जो यूनिक आइडेंटिफायर उस ट्रांजेक्शन का वो होना चाहिए। वो ट्रांजेक्शन किसी का भी हो तो आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख सकते हो, पर आप उसको चेंज कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एक टेम्पररी डेटा रहता है। मीनिंग आप उस डेटा को कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अभी ट्रांसपेरेंसी किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है ब्लॉकचेन के अंदर? मीनिंग ब्लॉकचेन ने आपको एक एक्स्ट्रा एक टूल दिया है जिसको कि एक्सप्लोरर बोला गया है, जिसका यूज करके ब्लॉकचेन क्या आपको प्रोवाइड करती है कि जितना भी आपका जो डेटा रहता है, मीनिंग आपने एक ट्रांजैक्शन शुरू किया, आपने किसी से प्रोडक्ट खरीदा या किसी से सर्विस खरीदी, उसके रिटर्न में आप उसको जो है उसका इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ करेंसी दे रहे हो। तो आप दोस्तों ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है इसका डेटा, मीनिंग आपका पहला वॉलेट एड्रेस, आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो, और उसके बाद जो है कितना आपने कॉइन्स ट्रांसफर किया, उसके बाद दूसरे पर्सन का, दूसरे पीयर का वॉलेट एड्रेस क्या है, कितने टाइम पे आपकी ट्रांजैक्शन हुई। तो दोस्तों ये सारा जो है एक इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को एक लेजर में कन्वर्ट करके दोस्तों जो है पब्लिकली वो एक डिजिटल वे में पब्लिश किया जाता है, इसीलिए इसको एक डिजिटल लेजर बोला जाता है। वो दोस्तों लेजर जो है पब्लिश होता है एक्सप्लोरर के ऊपर, जो कि एक वेबसाइट का लिंक होता है, जो कि कंट्रोल्ड होता है बाय ब्लॉकचेन, और उसी पे जो है आप सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन है वो देख सकते हो। तो ट्रांजैक्शन दोस्तों आपने शुरू किया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया, उसके बाद डिलीवर हो गया। तो दोस्तों ये हम किस तरह से सब कुछ चल रहा है? ये चल रहा है दोस्तों एक एल्गोरिदम के ऊपर जिसको कि बोला गया है हैशिंग एल्गोरिदम। मीनिंग हैशिंग एल्गोरिदम जो है आपका जो है एक क्रिप्टोग्राफिक बेस्ड एल्गोरिदम है, जो कि आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का सोर्स देता है। मीनिंग आपका जितना भी करेंसी है उसको दोस्तों सिक्योर रखने के लिए, एक ट्रांजैक्शन को सिक्योर रखने के लिए आपको जो है एक ब्लॉकचेन एक एल्गोरिदम देता है जिसको कि हैशिंग बोला जाता है। और वही हैशिंग जो है वो यूज होती है इंक्रिप्शन के लिए। मीनिंग आपके पास दो तरह की प्राइवेट कीज, क्योंकि आप सेंडर हो, आपके पास दो तरह की प्राइवेट कीज जो है सिस्टम जनरेट करता है। एक होती है, दो तरह की कीज आपके पास जनरेट की जाती हैं, एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। तो उसके बाद दोस्तों जो है जितना भी आपका डेटा है वो सारा इनक्रिप्ट होकर शुरू होता है। इनक्रिप्शन के थ्रू वो दोस्तों पूरा वैलिडेशन का प्रोसेस फॉलो करके उसके बाद जब डिलीवर होता है, तब दोस्तों जो है इनक्रिप्शन जो है वो डिक्रिप्शन में बदल जाती है। मीनिंग अगर जो भी रिसीवर है उसका डेटा जो है वो दोस्तों जो डिक्रिप्ट हो जाता है थ्रू जो है एक पब्लिक की के थ्रू। आपके पास दोनों कीज रहती हैं क्योंकि आप भेज रहे हो ट्रांजैक्शन को, तो डेटा जो है सारा का सारा इनक्रिप्ट होकर जब दूसरे एंड पे पहुंचता है तो दोस्तों जो है एक पब्लिक की के थ्रू जो उस डेटा को है वो इनक्रिप्ट किया जाता है, और जो ट्रांजैक्शन है उसका लेजर बना के एक एक्सप्लोरर के ऊपर डाल दिया जाता है। तो ये दोस्तों है एक ट्रांसपेरेंसी का फीचर। तो जितनी भी दोस्तों ये ट्रांजैक्शन चलती हैं, ये चलती हैं और इसके बाद दोस्तों इन्हीं ट्रांजैक्शन को है एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है जिसको कि बोला जाता है हमारा हैश। तो वो हैश जो है एक दोस्तों सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिसमें अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक नंबर्स जो है यूज किए जाते हैं। वो दोस्तों सिस्टम जो है एक बार ही जनरेट करता है। एक ट्रांजैक्शन में अगर लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन अगर एक नेटवर्क के ऊपर हुई हैं तो उन्हीं ट्रांजैक्शन का दोस्तों लाखों करोड़ों जो है वो हैश नंबर भी जनरेट किए गए हैं। उन्हीं हैश को बोला जाता है एक आइडेंटिफायर। तो उस अगर आपके पास वो हैश नंबर है, वो किसी का भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, आपका भी, मेरा भी, किसी का भी हो सकता है। अगर आपके पास वो हैश नंबर है तो दोस्तों आप क्या है उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकते हो। उस एक्सप्लोरर के ऊपर जो है उस ट्रांजैक्शन को देख सकते हो कि उस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या, कितनी कॉइन ट्रांसफर हुए, कौन सा नेटवर्क यूज हुआ, कितनी करेंसी यूज हुई, किसको ट्रांसफर हुआ, और कितने टाइम पे हुआ। तो दोस्तों ये सारा का सारा डेटा आप सिर्फ देख सकते हो, इसमें मैनिपुलेट, टेम्पर कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता एक्चुअल में। तो ये दोस्तों ये है एक ट्रेसेबिलिटी का फीचर। तो उसके बाद
बाद दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जो ब्लॉकचेन ने आपको दिया है, वो है दोस्तों कन्वीनियंस। मीनिंग कि अगर आप सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में आज काम कर रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या है कि आपकी जितनी भी करेंसी है, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी आपके पास लिक्विड कैश है, या जितना भी आपके पास स्टॉक्स बॉन्ड्स कुछ भी है, तो उसके लिए दोस्तों आप जो है खुद एक सोल ओनर नहीं हो उन उन चीजों को यूज करने के लिए, क्योंकि उसका दोस्तों जो सोल ओनर है वो है बैंक, जहाँ पे आपने वो सारा का सारा जो है आपका जितना भी आपका फाइनेंसेस है स्टोर किया हुआ है। आप इसका एग्जांपल दोस्तों छोटा सा ये ले सकते हैं कि अगर आपको सारा का सारा अपना लिक्विडेट करना है, अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, कुछ भी है, तो दोस्तों आपको क्या है, एक बैंक की पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है। अगर वो दोस्तों बैंक की अप्रूवल है तो मीनिंग कि वो आपका पैसा और अप्रूवल आप किसी से ले रहे हो। तो दोस्तों ये है एक इनकन्वीनियंस का फीचर कि मीनिंग कि आपका ही पैसा, अगर आप रात के 9 बज गए 10 बज गए जब बैंक क्लोज हैं, अगर आपको उस टाइम पे उस मनी की जरूरत है जिसके लिए आपने सारी लाइफ, आपकी लाइफ की सेविंग है, मे बी आपने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, तो भी आप जो उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक्स जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। एटीएम्स में कुछ लिमिट रहता है, आपका डेली का एक विड्रॉल लिमिट रहता है, आप डेली का एक स्पेंडिंग लिमिट रहता है कि दोस्तों आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। नेक्स्ट डे जो है आपको बैंक के खुलने का वेट करना पड़ता है, जहाँ बैंक की अप्रूवल लेनी पड़ती है, जहाँ आपको 10 तरह के चैनल से गुजरना पड़ता है, ताकि आप जो है एक अपना खुद का जो है एक डिसीजन जो है उसको उसको एग्जीक्यूट कर पाओ। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस का सोर्स। तो इसी इनकन्वीनियंस को दूर किया दोस्तों ब्लॉकचेन ने कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम, आपके पास एक ऐसा नेटवर्क किया दिया जो कि 24/7 जो है लाइव रहता है। आपकी करेंसी जितनी भी है, आप उसी करेंसी के खुद ब खुद एक सोल ओनर हो। आप वो करेंसी जो है यूज कर सकते हो रात के 10 बजे, 11 बजे, सुबह के 4 बजे, जिसको भी आप भेजना चाहो थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो डजंट मैटर कौन सा कंट्री है, कौन सा टाइम जोन है, तो आप जो करेंसी का जो है एक एग्जीक्यूशन कर सकते हो, मीनिंग उसको ट्रांसफर कर सकते हो, या कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हो, कोई सर्विस खरीद सकते हो। तो ये इसका जो है फुल कंट्रोल है वो आपके पास रहता है। तो ये दोस्तों जितनी भी ट्रांजैक्शन चल रही हैं, ये किस तरह से चल रही हैं? इन ट्रांजैक्शन को दोस्तों चला रही है एक नई डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जिसको बोला गया है क्रिप्टो करेंसी। मीनिंग हर एक ब्लॉकचेन के ऊपर एक क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती है। वो मल्टीपल भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो कॉइन है कि टोकन है। तो दोस्तों यही जो है एक एक ब्यूटी है, एक यूनिकनेस है कि इसमें कोई भी आईएनआर जो कि एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, ब्रिटिश पाउंड जो कि एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, और उसके बाद यूएसडी जो कि एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, क्योंकि इनको एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल पावर जो है वो कंट्रोल कर रही है। तो इन सेंट्रल करेंसीज का जो है वो यूज नहीं होता ब्लॉकचेन के ऊपर। उनके ऊपर एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का यूज होता है, जिसको कि बोला गया है क्रिप्टो करेंसी। वो दोस्तों एक कॉइन भी हो सकता है, वो एक टोकन भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो है हमारे ब्लॉकचेन जो वर्ल्ड में सबसे पहले जिसने एक कॉन्सेप्ट मार्केट में जिसने लेके आए, उसको बोला गया है बिटकॉइन ब्लॉकचेन। उस पे नेटिव करेंसी जो है एग्जिस्ट किया, उसका नाम था बिटकॉइन। और उसके बाद दोस्तों एक ये सक्सेसफुल लॉन्च हुआ 2014 में। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा जो है सभी ने देखा कि अभी हमारे पास जो है एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अल्टरनेट आ गया है, मीनिंग कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप एग्जीक्यूट कर सकते हो एक बिना एक बैंक को यूज किए हुए। तो दोस्तों ये है एक सिस्टम मार्केट में। तो उसके बाद दोस्तों बाकी इतने सिस्टम है मार्केट में, जैसे मेडिकल का सिस्टम है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, ये सभी में दोस्तों क्या है कि एक सेंट्रलाइज्ड जो है तरह से जो ट्रांजैक्शन चल रही है। मेडिकल की सर्विसेज लेनी हो तो आपने फिर एक बैंक का यूज करना पड़ता है, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी देना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारा का सारा जो है एक सेंट्रलाइज सिस्टम का पार्ट है। तो दोस्तों अगर एक बैंकिंग का हमारे पास सोल्यूशन आ गया कि एक बैंकिंग की ट्रांजैक्शन आप जो है एक डिफरेंट तरीके से एक डिसेंट्रलाइज वे में कर सकते हो, तो बाकी दोस्तों इतने सिस्टम है। अभी इतने सिस्टम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स अगर बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो दोस्तों इतनी ब्लॉकचेन्स बन जाएंगी कि हर एक ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो यूजर्स भी डिवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों एक नया इन्वेंशन, एक नया सोच आया कि क्यों ना हम ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके ऊपर की सारा का सारा जो फीचर्स है एग्जिस्ट करें, और जिसके ऊपर जो है एक जितने भी सिस्टम बड़े बड़े मार्केट में चल रहे हैं उनको एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया जाए, और उन्हीं एप्लीकेशन को जो है आप खुद बना पाओ, उनमें एक डिसेंट्रलाइज वे में ट्रांजेक्शन कर पाओ। तो मीनिंग कि एक नई ब्लॉकचेन बनी जिसका नाम था इथेरियम ब्लॉकचेन, और उसके ऊपर नेटिव करेंसी एग्जिस्ट किया ईथर। तो दोस्तों इथेरियम की ब्लॉकचेन ने एक ऐसा
ऐसा आपको प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा कंपोनेंट दिया कि उसके ऊपर जितने भी ब्लॉकचेन के फीचर्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आप जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को उठा लीजिए, वो मेडिकल हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट, इलेक्शन, वोटिंग, कुछ भी हो सकता है। तो उन्हीं आप सिस्टम्स को कन्वर्ट कर सकते हो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। तो मीनिंग अगर हम इसको कंपेयर करें, तो अगर आपके पास आईफोन है, एप्पल का आईफोन है, या फिर आपके पास एंड्रॉयड है, या कुछ भी है। अभी देखिए अभी एंड्रॉयड का एग्जांपल नहीं, तो एंड्रॉयड दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके ऊपर आपके पास 1000 लाखों एप्स है वो बनी हुई है। मीनिंग कि एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एप्स पे एप्स जो है वो डल रही हैं। तो यही दोस्तों जो इथेरियम की ब्लॉकचेन है, इसको हम एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर आप कोई भी एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हो, उसके बाद उसको डिसेंट्रलाइज वे में उसकी ट्रांजेक्शन करवा सकते हो। तो ये दोस्तों है एक नई इन्वेंशन हुई, और इस पे जो है एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ 2017 में। इतने दोस्तों यूजर इसमें जुड़े कि सभी ने जो है इस कॉन्सेप्ट को लाइक किया, और उसी टाइम पे ही दोस्तों जो है एक नई टेक्नोलॉजी ने इतना फास्ट पेस पकड़ा कि सभी ने जो है इस टेक्नोलॉजी का पार्ट बनने का ट्राई किया, इसको सीखा, समझा, और किस तरह से एप्लीकेशन बन रही हैं, बननी चाहिए। तो उस पे दोस्तों जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनने शुरू हुए, सभी ने जो है एक्स्ट्रा अपना टाइम लगाना शुरू किया कि इन्हीं एप्लीकेशन के ऊपर हम जो है नए नए सिस्टम डेवलप करते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे सिस्टम को जितना भी इथेरियम ने हमको प्रोवाइड किया, इसको बोला गया है डैप्स, मीनिंग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, जो है आप बना सकते हो इथेरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों एक प्रॉब्लम रहा कि इथेरियम का जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ता रहा। तो ये थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद शुरू में जो है काफी यूजर जुड़ते रहे, उसके बाद सभी को इनकन्वीनियंस हुआ कि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए जो है सभी के लिए ये एक इनकन्वीनियंस बना। तो इनकन्वीनियंस बना, तो उसके बाद दोस्तों क्या है कि एक नई इन्वेंशन हुई, जिस तरह से आपको बताया कि इथेरियम का एक ऐसा दोस्तों कॉन्सेप्ट मार्केट में था कि इसने सभी डेवलपर्स को अट्रैक्ट किया कि क्यों ना हम कुछ और बनाएं, क्यों ना कुछ और बनाएं, क्यों ना हम कम्युनिटी के लिए ये करें, और डिफरेंट तरह के जो है फंक्शंस बनाएं, ब्लॉकचेन को यूज करके हम एप्लीकेशन बनाएं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही जो है एक डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में एक बहुत ही फास्ट पेस आया, एक ऐसा टाइम आया कि सभी जो है डेवलपर्स बाकी के प्रोजेक्ट्स छोड़ के जो है इसमें जो है एक पार्टिसिपेशन करना शुरू किया। उसी टाइम पे दोस्तों हम भी बहुत एक्टिव थे, हमने भी यही सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, थोड़ा सा देख भी रहे थे किस तरह से एप्लीकेशन चल रही हैं, वो प्रॉपर तरह से एग्जीक्यूट हो भी पा रही हैं कि नहीं, टेस्ट हो रही हैं कि नहीं, और उसके बाद कहीं पे भी हैकिंग का जो है वो चांस है कि नहीं। तो इसी दोस्तों चलते चलते कुछ सीख भी रहे थे, हम कुछ बना भी रहे थे। तो इतने में दोस्तों जो है बाइनेंस का लॉन्च हुआ। तो बाइनेंस जो है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स, सारी की सारी एक वर्ल्ड को एक नया जो है एक दिशा दी, जो कि था एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो बाइनेंस ने दोस्तों सारी की सारी जो है डैप्स का उन्होंने फिर से क्रिएशन किया, सारी की सारी एप्लीकेशन बाइनेंस ने जो है आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके ऊपर आप जो है डैप्स का क्रिएशन कर सकते हो, मीनिंग डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। वो डजंट मैटर कौन सा सिस्टम है, वो रियल स्टेट, ब्रोकरेज, कुछ भी हो सकता है, मेडिकल, एग्रीकल्चर, कुछ भी हो सकता है, तो उस पर आप बना सकते हो। दोस्तों वो हमारे लिए जो है हमारे सीखने में एक टर्निंग पॉइंट था कि हमारे पास एक ऐसा जो है जो है आंसर आ गया था कि हम एक एप्लीकेशन का बनाने का, तो हमारे पास पहले ही था रीजन कि एप्लीकेशन जो है हम बना सकते हैं। पर उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन बना देंगे तो उसके ऊपर जो है अगर हम इथेरियम का नेटवर्क यूज करेंगे तो उसके में दोस्तों यूजर्स को किस तरह से फायदा रहेगा। यूजर्स को तो अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट वैसे बढ़ रही है, यूजर्स तो पैसे पहले ही उस नेटवर्क को जो है उसमें से बाहर हो रहे हैं। तो दोस्तों जब बाइनेंस आया तो दोस्तों ये सारा का सारा जो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों वो मिल गया कि यूजर्स को जो है एक ट्रांजैक्शन करने के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमम से मिनिमम रखी। तो दोस्तों हमने सारा का सारा अपना जो है सारा के सारा जो एप्लीकेशन को फिर से जो है एक स्टडी किया, उसके बाद यूज केसेस उस पर बनाए, कुछ फैमिली से भी इंट्रोडक्शन किया, और उसके बाद हमने एक निच पिक किया कि क्यों ना हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाए जो कि एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को जो है अपलिफ्ट कर पाएगी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे। मीनिंग कि हमने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया वो दोस्तों एक एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया कि जिसको यूज करके आप जो है एक ट्रांजेक्शन कर पाओगे मैन्युफैक्चरर के साथ डायरेक्टली। और ये दोस्तों जो है एप्लीकेशन का स्टार्टिंग हुआ 2021 में, और दोस्तों जो हमने सारा का सारा जो है सोर्स कोड बना के उसको दोस्तों डिप्लॉय किया सितंबर 2021 में। हमने डिप्लॉय किया दोस्तों उसको बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क के ऊपर क्यों हमने डिप्लॉय किया, क्योंकि दोस्तों ट्रांजैक्शन कॉस्ट
का जो है एक बहुत ही कम था। इथेरियम का भी नेटवर्क था, पर हमने चूज किया बाइनेंस बिकॉज ऑफ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ताकि यूजर्स के लिए, आप लोगों के लिए एक कन्वीनियंस का सोर्स जो है बन पाए। तो दोस्तों इसीलिए ही जो है एक हमने जो प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग किया, ताकि हम एक प्रोजेक्ट का एंड यहाँ पे करना चाहते हैं कि एक तरह से जो है एक पीयर टू पीयर, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो बन पाए, जिसके थ्रू आप एक ट्रांजैक्शन, एक एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन कर पाओ आप में और डायरेक्टली विद द मैन्युफैक्चरर। ये डायरेक्टली एक दोस्तों पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन रहेगी। और इसी ट्रांजैक्शन में क्या है कि आप एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय कर पाओगे। वो कुछ भी हो सकता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो सकता है। अगर आपके घर में घास है, लॉन है, प्लांट्स है, तो कुछ भी जो है आप मैन्युफैक्चरर से बाय कर पाओगे। और उसमें दोस्तों कोई भी थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं रहेगा। ये कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन रहेगी। बीच में कोई बैंक, कोई INR, USD कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होगा। ये ट्रांजैक्शन जो है वो होगी तो होगी सिर्फ एक करेंसी के थ्रू, वो होगी फर्टिलाइजर कॉइन, जो कि है हमारा प्रोजेक्ट। तो फर्टिलाइजर कॉइन अब के लिए जो है एक टोकन है, क्योंकि वो बाइनेंस का नेटवर्क शेयर कर रहा है। जब इस साल के एंड तक हमारा जो है एक इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन बन जाएगा, तब भी जो है उस पर जो है एक सर्कुलेशन जिस तरह से भी रहेगी, वो रहेगी टोकन्स की, क्योंकि आपके पास जो है ऑलरेडी तब तक इनफ टोकन्स होंगे, जिनको कि आप जब भी प्राइस बढ़े तब आप लिक्विडेट भी कर पाओगे अपने प्रॉफिट के लिए। और दूसरी चीज है कि यूजेबिलिटी, जो कि यूज भी इन टोकन्स को कर पाओगे टू बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से बाय कर पाओगे। और उस नेटवर्क के ऊपर जो है वो कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं रहेगा। सबसे पहले दोस्तों ब्लॉकचेन का नेटवर्क बनाया बिटकॉइन ने, उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। उसके बाद इथेरियम ने बनाया, उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई हो गई। उसके बाद बाइनेंस ने बनाया, जो कि आपका मिनिमम मतलब अफोर्डेबल एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेटवर्क आएगा, उसके ऊपर दोस्तों ट्रांजैक्शन फी जो है वो कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारा डेवलपमेंट के हाथ में होता है ट्रांजैक्शन फी उस पर रखनी की नहीं रखनी। पर हमारा दोस्तों चॉइस ये है कि आप सभी के लिए वर्ल्ड वाइड एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को दोस्तों प्रमोट करने के लिए, एक बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए जो है उस नेटवर्क के ऊपर जो ट्रांजैक्शन वो कोई भी नहीं रहेगा। ये डायरेक्टली एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन रहेगी आप में और मैन्युफैक्चर में। तो दोस्तों फायदे आपको मैंने बता दिए हैं। जितने भी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट हैं दोस्तों आज की डेट में लाइव हैं, तो उनमें क्या है कि ट्रेडिंग का फीचर यूज हो रहा है। मीनिंग कि आपने एक कम प्राइस पे बाय किया और जब प्राइस बढ़ा तो आपने लिक्विडेट कर लिया। ये तो दोस्तों है एक पॉजिटिव एंगल। अगर नेगेटिव एंगल इसका देखें तो आपका अगर प्राइस ना बढ़ा तो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो दोस्तों जीरो है। तो सारे के सारे जो क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट ने इसी बेस पे दोस्तों चल रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट में भी ये फीचर है कि आप कम प्राइस पे खरीद के जब प्राइस जैसे जैसे डेवलपमेंट चलती रहे, प्राइस बढ़े, तो आप दोस्तों जो है अपना जो है प्रॉफिट जो है उसको लिक्विडेट कर सकते हो। दूसरा फीचर दोस्तों है यूजेबिलिटी का, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है, जो कि एक कंप्लाइंस है विद क्रिप्टो करेंसी के व्हाइट पेपर के साथ। जो कि सबसे पहला जो क्रिप्टो करेंसी का व्हाइट पेपर लिखा गया 2008 सितंबर में, कि उसमें यही लिखा गया कि क्रिप्टो करेंसी का हम जो है एक डिसेंट्रलाइज वे से, जो इनके इन्वेंटर हैं संतोशी नाकामोटो, उन्होंने यही व्हाइट पेपर में लिखा कि जो क्रिप्टो करेंसी का हम इन्वेंशन करना चाहते हैं वो दोस्तों एक यूजेबिलिटी के लिए है, स्ट्रिक्टली एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है जिसमें आप एक प्रोडक्ट को बाय कर पाओगे। उन्होंने प्रोडक्ट नहीं डिफाइन किया, उन्होंने ग्लोबल लेवल पे एक प्रोडक्ट बताया। वो कुछ भी हो सकता है, वो ग्रोसरी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, कॉपी पेन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। कभी भी जो है उस व्हाइट पेपर में एक ट्रेडिंग के बारे में कभी भी नहीं लिखा गया कि आप जो क्रिप्टो करेंसी है हम लेके आ रहे हैं ताकि आप कम पे बाय करके महंगे पे बेच दीजिए, या फिर महंगे पे बाय करके अपना नुकसान करवाइए। तो दोस्तों ये जो है इसके इन्वेंटर ने, जो इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंटर है, उन्होंने कभी भी मेंशन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को मेंशन किया कि एक यूजेबिलिटी के लिए हम एक सेंट्रलाइज करेंसी, जो कि INR, ब्रिटिश पाउंड कुछ भी हो सकता है, कि उसके पैरेलल चलेगी। कि आपका चॉइस है कि आप सेंट्रलाइज सिस्टम में रहें, डिसेंट्रलाइज में रहें। डिसेंट्रलाइज में क्या है कि आपको करप्शन नहीं होगी, सेंट्रलाइज में आपके पास करप्शन हमेशा ही रहेगी। ये दोस्तों है ये एक्चुअल में जो है ये व्हाइट पेपर में लिखा गया। इसीलिए दोस्तों जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें दोस्तों एक बहुत बड़ा फीचर है जो कि यूजेबिलिटी का, उसको डाला गया ताकि आप जो है एक फ्यूचर में जो है ट्रांजैक्शन कर पाओ, एक हमारी करेंसी को जो है यूज कर पाओ टू बाय अ प्रोडक्ट जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड रहेगा। तो दोस्तों इसके अलावा जो है आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो कर नहीं पाओगे। अकेला आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, अगर वो फार्मर है, आप हो, वो कोई भी है, एक एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेगी। उसके अलावा दोस्तों जो दूसरा फीचर है वो है ट्रेडिंग का, जो कि जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी का एडवांसमेंट हो रहा है तो लोगों ने, जो एक्सचेंजेस हैं दोस्तों, ये एक डिफरेंट डायरेक्शन में जो है क्रिप्टो करेंसी की इन्वेंशन को है वो चेंज कर दिया, जो कि आज की डेट में हम देख सकते हैं कि ट्रेडिंग। तो इसीलिए दोस्तों जो है इतने प्रोजेक्ट वर्ल्ड में लाइव हो रहे हैं, इतनी दोस्तों
क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं वो दोस्तों इसीलिए आ रही हैं क्योंकि उनका मेन एंड ओनली सोल पर्पस है कि ट्रेडिंग, कि आपका पैसा लगवाया जाए, आपको ये बताया जाए हाँ जी कल प्राइस बढ़ेगा, पर प्राइस एक्चुअल में बढ़ता भी है, पर जब बढ़ता है तो हम अवेयर नहीं होते कि कब प्राइस बढ़ा, हम बेच भी नहीं पाते उस टाइम पे, क्योंकि इधर उन प्रोजेक्ट्स में स्टेकिंग का फीचर होता है कि आपको सिर्फ एक तरफ की ट्रांजैक्शन रहती है, आप अकेला बाय कर सकते हो, सेल कर ही नहीं सकते हो, और दूसरा उसमें रहता है लिक्विडिटी लॉक। ये लिक्विडिटी लॉक रहती है तो आप दोस्तों बेच ही नहीं सकते, मीनिंग आप अकेला बाय ही कर सकते हो, तो बेच एडमिन जाता है या कोई और बेच जाता है, और हमारा जो एंड ऑफ द डे है वो नुकसान देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये एक फीचर जो हमारे सिस्टम में हमारे प्रोजेक्ट में डाला गया है वो ये है कि आपके पास पहले दिन से जिस दिन से प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया गया है 2021 बाइनस पे, तो दोस्तों उस दिन से जो है ट्रेडिंग आपके लिए ओपन है, मीनिंग आप आज बाय कीजिए, आज ही सेल कीजिए, इसी सेकंड बाय कीजिए, इसी सेकंड ही सेल कर दीजिए, तो वो दोस्तों कंप्लीटली जो है आपका एक वाइज डिसीजन रहेगा, वो सिर्फ आपका ही चॉइस रहेगा कि आप क्या करना चाहते हो। आप बाय कीजिए, होल्ड करके रखिए, बाय कीजिए, सेल कीजिए, वो दोस्तों आपके पास ही है। ये एक टू वे ट्रांजेक्शन है, ये एक यूजर ड्रिवन प्रोजेक्ट है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट पे दोस्तों यूजर्स ही चला रहे हैं, पीयर्स चला रही हैं, इसीलिए जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट भी बोला जा सकता है। जब हमारा एक पूरी तरह से ये सिस्टम रेडी हो जाएगा इस साल के एंड में, तो ये एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कहलाएगा। तो यही दोस्तों कुछ हम प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहते थे, आपसे शेयर किया, होपफुली आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो दोस्तों अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के सेशन पे। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर हमारे आज हैं कि थोड़ा सा दोस्तों हम डिफरेंट एंगल से ना क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन जो है हमारी प्रेजेंटेशन के बाहर से होंगे, मतलब कि एक ग्लोबल लेवल पे जो है पूछे जाएंगे। आप अगर कुछ भी थोड़ा सा अंदाजे से भी आप आंसर के पास भी हुए तो आप जो क्या है वो अवार्ड को जीत पाओगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि बिटकॉइन एक सेकंड में एक नेटवर्क के ऊपर कितनी ट्रांजैक्शन पॉसिबल करवा सकता है। बिटकॉइन का जो नेटवर्क है एक सेकंड में कितनी ट्रांजैक्शन आपसे वो करवा सकता है, मीनिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं स्टार्ट से लेके एंड तक एक सेकंड में कितनी हो पा रही हैं बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर। तो आपको दोस्तों इसका आंसर देना है। आई नो आपने ये पहली बार सुना होगा, जहाँ पहले भी कहीं पे सुना होगा। तो दोस्तों अगर आप आंसर के नजदीक भी हुए तो भी आप अवार्ड जो है वो जीत पाओगे। तो पहले हैं हमारे पार्टिसिपेंट, वो हैं प्रकाश झांसल जी, सुनील कुमार मेहरा जी, संजय सैलवाल जी, संदीप रंगा जी, नरेंद्र राही जी, मनीष जी, गुलाब सिंह जी, बलबीर नैनवाल जी, बलराम जी, सर जी बलबीर नमस्कार। नैनवाल जी। सर जी नमस्कार सर, कैसे हो सर सर? जी नमस्कार। हाँ जी बढ़िया जी, नमस्कार सर। हाँ जी गुड गुड। आप कैसे हो? बस सर मैं ठीक हूँ सर। हाँ। ये साहब एक दो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक बिटकॉइन दो का। नहीं सर। हाँ नहीं नहीं नहीं, आपको थोड़ा सा और नजदीक आना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं सर, और पार्टिसिपेंट को चांस देते हैं। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं हमारे दिलबाग सिंह जी, बलराम जी, रुताश जी। नमस्कार सर जी। हाँ जी नमस्कार सर, कैसे हो सर? ठीक है जी, फर्स्ट क्लास सर एकदम। हाँ जी सर। सर जी कंफर्म तो नहीं कैश का, लेकिन 10 से प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकंड करा सकता है सर। नहीं नहीं सर, आप थोड़ा ज्यादा कह गए। कोई बात नहीं रुताश जी, एक और चांस देते हैं सभी को, तो उसके बाद हम बताएंगे। और हमारे हैं अनु जी। हेलो। हाँ जी अनु जी नमस्कार सर। ओह आई एम सॉरी, हेलो। संजय जी, संजय। हाँ जी संजय गुड सलवाल मॉर्निंग जी। सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। कैसे हो सर? हाँ जी बढ़िया सर, बढ़िया। ठीक हो सर? सर हाँ जी सर मैं ठीक हूँ सर। आपको सर थोड़ा सा अ, आई नो ये अंदाजे वाला क्वेश्चन है, पर आपको थोड़ा सा जो है ना अंदाजा जो है आपका क्लोज होना चाहिए। सर मैं एग्जैक्ट ही दूंगा जी। हाँ जी बताइए सर, एग्जैक्ट बता दीजिए, तो सभी के लिए ये सर सुनने का है। सर 4.6 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होती है जी। हाँ, बिल्कुल सही सर। तो आंसर यही है, बिटकॉइन का नेटवर्क है आपके
4.6 जो है ट्रांजैक्शन पर सेकंड करवाता है। और इसके जी साथ जी एक और हम चीज ऐड करना चाहेंगे। थैंक यू सर, आज आपका जो पहला अवार्ड है आपके पास जाता है। तो ओके सर, ये थैंक यू। आंसर है। हाँ जी। और बिटकॉइन का सबसे पहला नेटवर्क जो है, जैसे आपको पता ही है, सबसे पहला नेटवर्क लाइव हुआ, तो इस पे हम 4.6 जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पर सेकंड। उसके बाद जो नया हमारा नेटवर्क आया उसमें सर जो है उसका था नाम इथेरियम, तो उस पे हम ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकते हैं आज की डेट में 5.5। तो ये है एग्जैक्ट आंसर। अगर इसके पैरेलल हम देखें वीजा मास्टर कार्ड, तो दोस्तों उसमें दोस्तों लाखों ट्रांजैक्शन हो रही हैं 1 सेकंड में। कितना फर्क है दोस्तों, अभी आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि बिटकॉइन का नेटवर्क आपके लिए 4.5 ट्रांजैक्शन करवा रहा है पर सेकंड, और वीजा जो आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिखा होता है एक वीजा का लोगो, तो दोस्तों वीजा कंपनी जो है वो ट्रांजैक्शन करवा रही है लाखों 1 सेकंड में। तो ये है दोस्तों डिफरेंस। तो एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, एक है सेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो दोस्तों जैसे हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम की करप्शन नहीं है और बाकी चीजें नहीं हैं, तो एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में वो चीजें हैं। तो एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है एक बिटकॉइन का नेटवर्क जो है एक कम ट्रांजैक्शन करवा रहा है वर्सेस जो एक सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है उसमें कितनी ट्रांजैक्शन चल रही हैं। पर हमको अभी जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको मेजर करना है कि हम अगर करप्शन चाहते हैं कि नहीं चाहते, डेटा टेम्पर का रिस्क चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो दोस्तों है हमारा चॉइस। की मीनिंग कि फ्यूचर में दोनों सिस्टम पैरेलल रहेंगे, सेंट्रलाइज सिस्टम भी चलेगा, डिसेंट्रलाइज भी चलेगा। तो चॉइस हमारा रहेगा कि हमको कौन सा सिस्टम पिक करना है। सेंट्रलाइज का पार्ट तो हम ऑलरेडी हैं, अगर हमको डिसेंट्रलाइज चूज करना है वो हमारा चॉइस है, अगर नहीं करना तो भी हमारा चॉइस है। तो दोस्तों अभी हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, हमने एक मिनट मेरे को सोचने दीजिए। तो ओके, सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्लीज सभी ने जो है ध्यान से सुनना क्वेश्चन। तो हमने जो है एक हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया बाइनेंस के नेटवर्क पे। तो दोस्तों हम नेटवर्क को क्या बोला जाता है, एक फॉर एग्जांपल बीपीवी है, उसमें बीएससी है। तो उसमें दोस्तों जो है बीईपी का फुल फॉर्म आपको अब बताना है हमको। बीईपी का फुल फॉर्म क्या है? बीईपी एक बाइनेंस का नेटवर्क है और उसका आपको मेरे को फुल फॉर्म बताना है। तो प्लीज कोई भी गूगल नहीं देखेगा, तो ऑनेस्टली आपको बताना है। अगर आप क्लोज भी हुए तो भी आप अवार्ड जीत पाओगे। तो दोस्तों पहले हैं हमारे पार्टिसिपेंट दिलबाग जी, अनिकेत जी, अन्नू जी, बलराम जी, बलबीर ननवाल जी, गुलाब सिंह जी, बीडी सर, लांबा जी। हाँ जी बीडी सर, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। सर कैसे हो सर? बस सर बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। चलो सर बहुत बढ़िया सर, सुन के बहुत अच्छा लगा सर आपसे। सर क्वेश्चन थोड़ा सा ना सर आउट ऑफ प्रेजेंटेशन है, ये कभी भी जिक्र नहीं हुआ इन चीजों पे। तो वैसे ही सर हमारा क्या है कि हम थोड़ा सा ना सिस्टम चेंज कर रहे हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछा करेंगे ताकि जो है उस पे क्या है कि चर्चा भी हो सके और ठीक है उसके जी। बाद क्या है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको वो दी भी जा सके। तो हाँ। बीडी सर ट्राई कीजिए कि बीईपी का फुल फॉर्म बताने का, कि बीईपी स्टैंड फॉर, उसका फुल फॉर्म क्या है? बीईपी ये दो तरह से होता है, एक BEP2 है, एक BEP20 है। हाँ जी, न्यूमेरिक हाँ। जो है कैरेक्टर वो नहीं हम कंसिडर करेंगे, अकेला जो अल्फाबेट्स हैं उनका आप बताएंगे कि वो किस चीज पे स्टैंड करते हैं। बीईपी का सर एक फुल फॉर्म है। पता तो नहीं वैसे जी। हाँ बी जी चलो कोई बात बाइनेंस का ये जो ट्रांजैक्शन या गैस फीस लगती है उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है जी। नहीं। आपका पहला वर्ड ठीक है। बी से बाइनेंस तो हो ही गया, बाइनेंस का है ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो कोई बात नहीं बीडी सर। सो हम क्या है एक और चांस देते हैं सभी को, तो उसके बाद खुद बताते हैं। अनिकेत जी, अन्नू जी, बलराम जी,
संदीप जी, संदीप हिसार जी, सतबीर सिंह जी, रोहताश जी। हाँ सर जी, मैं करता हूँ सर कोशिश। हाँ जी सर। हाँ जी, ये बाइनेंस इनेबल प्रोडक्ट है सर। बाइनेंस इनेबल प्रोडक्ट। हाँ जी। रोहताश जी आप थोड़ा क्लोज हो। चलो कोई बात नहीं, हम इसका आंसर करते हैं सर। तो आज के लिए सर पहले क्वेश्चन का भी सभी ने पार्टिसिपेशन भी किया, आपने कोशिश भी की, तब भी आपको अवार्ड मिलेगा। आपको सिर्फ हमारा सपोर्ट ईमेल पे जो है वो भेजना है अपना वॉलेट एड्रेस, तो आपको जो है वो 200 कॉइन। आपने पहले क्वेश्चन के लिए भी ट्राई किया, उसके लिए भी जितने पार्टिसिपेंट ने ट्राई किया वो सभी भेजेंगे, तो सभी को जो है आंसर जो अवार्ड मिल जाएगा। सेकंड के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए ने ट्राई किया, बीडी सर ने ट्राई किया, आप प्लीज जो है अपना वॉलेट एड्रेस भेज दीजिएगा। तो दोस्तों इसका हम आंसर करते हैं। जो हेलो जी सर। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर, संजय सर। सर इसको शायद ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकते हैं सर। ब्रेक इवन पॉइंट? नहीं सर, पहला वर्ड तो जी बाइनेंस है, दैट इज फॉर श्योर कि पहला वर्ड बाइनेंस ही है। उसके आगे वाला का आपको डिफाइन करना है। बाइनेंस। कोई बात नहीं सर, हाँ हम इसको पूरा कर देते हैं। तो ओके ओके बीईपी जो है हमारा नेटवर्क का नाम है, ठीक है। तो पहला वर्ड तो डेफिनेटली आप गेस कर सकते हो कि बाइनेंस है, तो पूरा है इसका नाम बाइनेंस स्मार्ट चेन एवोल्यूशन प्रपोजल। एवोल्यूशन इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि एक नई तरह की इन्वेंशन थी, और थोड़ा सा मार्केट को चेंज करने के लिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को बदलने के लिए एवोल्यूशन यूज किया गया। और ये एक्चुअल में जब बाइनेंस लॉन्च हुआ तो दोस्तों ये एज अ प्रपोजल रखा गया यूजर्स के लिए, कि मीनिंग हम लोगों के लिए ये एक प्रपोजल रखा गया कि हम इस तरह का, क्योंकि सारा का सारा दोस्तों जो सोर्स कोड था वो कॉपी किया गया था इथेरियम के नेटवर्क से। तो जो इथेरियम ने बनाया, इथेरियम ऑलरेडी बना चुका था, तो बाइनेंस ने सिर्फ वही उठा के अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर डाला, वही सेम प्लेटफॉर्म बना दिया, सारा का सारा सोर्स कोड कॉपी करके। तो ये दोस्तों प्रपोजल हमारे लिए रखा गया कि यूजर्स हमारे इस कॉन्सेप्ट को अडेप्ट करते हैं कि नहीं करते। प्रपोजल का जो मेन थीम था वो था ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें बहुत ही मिनिमम रहेगा ताकि जो यूजर्स के लिए एक कन्वीनियंस बन पाए। तो इसीलिए जो है इसका एक सोच समझ के नाम रखा गया, बाइनेंस स्मार्ट चेन एवोल्यूशन प्रपोजल। तो बी से स्टैंड करता है बाइनेंस स्मार्ट चेन, जो आपको पता ही है। ई और पी जो है वो स्टैंड करता है एवोल्यूशन, और लास्ट वाला है जो पी, वो कैरेक्टर हमारा रिप्रेजेंट करता है प्रपोजल की। मीनिंग कि हमको एक चॉइस दिया गया कि आप हमारे नेटवर्क पे आना चाहते हो कि इथेरियम का नेटवर्क यूज करना चाहते हो। तो सभी ने एक स्मार्ट चॉइस, एक स्मार्ट डिसीजन लिया कि ये कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाले नेटवर्क के को जो है वो ज्वाइन करना शुरू किया। यही रीजन है कि आज की डेट पे जितने भी टोकन्स हैं, जितने भी टोकन्स नए से नए लॉन्च हो रहे हैं, वो बाइनेंस का नेटवर्क यूज कर रहे हैं। इथेरियम का नेटवर्क जो है उस पे अगर दिन में 100 की क्वांटिटी से भी अगर टोकन लॉन्च होते हैं, तो उनमें से दोस्तों सिर्फ 2 टोकन जो हैं वो इथेरियम को फॉलो करते हैं, बाकी 98 दोस्तों जो है वो बाइनेंस के नेटवर्क के ऊपर डलते हैं। तो यही दोस्तों डिफरेंस है, और यही इसका फुल फॉर्म है। रीजन दोस्तों ये है कि हम ये एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चन उठा रहे हैं साइड से, जहाँ थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का जो है वो हमारा एफर्ट है, ताकि हम जो क्वेश्चन आंसर के थ्रू या आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि इन चीजों का दोस्तों जो है हमारा रेगुलर प्रेजेंटेशन में कोई काम ही नहीं रहता, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है आपको एक ग्लोबल लेवल पे एक करेंसी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया जाता है। तो इन चीजों को दोस्तों, जो क्वेश्चन हम डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं, इनको मर्ज करना हमारी प्रेजेंटेशन में, वो दोस्तों कुछ वो डिफरेंट ही फिर डायरेक्शन हो जाएगी हमारी मीटिंग की। तो इसीलिए दोस्तों हम ये थोड़े थोड़े से साइड पे जो है ये टेक्निकल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं स्लोली बाय स्लोली, ताकि जो है आपको जो है एक तरह से एक्स्ट्रा जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका भी जो है आपको अवेयरनेस मिल सके। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं हमारे, तो ये है दोस्तों कि जितने भी सभी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में कोशिश कर रहे हैं, सभी के लिए जो है वो अवार्ड दिया जा रहा है। वो 4 पार्टिसिपेंट करें एक पे ट्राई, जहाँ 5 करें तो सभी को जो है वो अवार्ड मिलेगा, पर कंडीशन है कि आपको ट्राई जरूर करना है दोस्तों। उसके बाद हम है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हेलो हैं। तो हाँ बीडी हेलो। सर, जी सर। हाँ जी 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 जी। सर। अच्छा, ये BEP 2 और BEP 20 में क्या फर्क रहता है?
डिफरेंस इनका सर कुछ? 2 और हाँ जी, वो सर एक जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उनमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। एक पे जो 2 पे है वो डिफरेंट है, सारे नेटवर्क ही हैं कि बाइनेंस हमको 3 तरह फीस के दोनों पे जो सेम रहती है बाइनेंस में? हाँ जी, हाँ जी, फीस दोनों पे सेम रहती है, सिर्फ वो जो प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि बाइनेंस ने हमको 3 तरह के नेटवर्क दिए हैं। एक BEP2, BEP20 और BSC। जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है वो उस पे जो है दोनों के जो फीचर्स हैं वो डाले गए हैं। तो 2 और 20 में कुछ खास फर्क नहीं, तो BSC है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से जो है परफॉर्म कर रहे हैं, वो सिर्फ वही डिफरेंस है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर। ठीक सर। हाँ जी, ओके, थैंक यू बीडी सर। तो अगला दोस्तों हम क्वेश्चन पुट करते हैं कि ERC का फुल फॉर्म बताइए। ERC स्टैंड्स फॉर क्या? E फॉर इथेरियम है, R और C का मतलब क्या है वो बताना है आपको। तो पहले पार्टिसिपेंट हैं हमारे दिलबाग जी, अनिकेत जी, अनु जी, बलराम जी, बलबीर जी, रोहताश जी, गुलाब जी, अनिकेत जी। हेलो। जी सर, जी सर, अनिकेत जी। इथेरियम रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट ऑफ कमेंट। ठीक है सर, आपने गूगल बहुत जल्दी खोल लिया। चलो ठीक है सर, आपने ये बता दिया तो इसका मतलब भी समझाइए सभी को। अनिकेत जी। जी सर, डेफिनेशन इसका। रिक्वेस्ट सर। हेलो। हाँ जी सर, जी सर। इसकी ये इस इथेरियम में रिक्वेस्ट करने कमेंट रिक्वेस्ट के लिए कमेंट करना। रिक्वेस्ट कौन सी सर? रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? रिक्वेस्ट का मतलब बताइए, और सर कमेंट का मतलब बताइए। चलो अनिकेत जी, आपने गूगल से चेक किया फुल फॉर्म, बढ़िया है, तो आपको अवार्ड फिर भी जाएगा। तो मतलब कहने का सर ये है, अगर हम कुछ भी फॉलो करें गूगल से तो उसके पीछे जो रीजनिंग क्या है वो हमको जरूर पता होनी चाहिए। तो रीजनिंग दोस्तों इसके पीछे ये है, इथेरियम ERC, ठीक है जी, ERC का फुल फॉर्म यही है, इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ऑफ नहीं है, फॉर है। तो रिक्वेस्ट दोस्तों, इथेरियम जब ये लॉन्च हुआ दोस्तों, तो किस लिए लॉन्च हुआ? इथेरियम का दोस्तों होल पर्पस था लॉन्च करने का कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दें कि जिसके ऊपर आप जो डिसेंट्रलाइज डैप्स का जो है क्रिएशन कर सको, मीनिंग एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आप बना सको जो कि एग्जिस्ट करेंगे किसी भी सिस्टम में। वो मेडिकल हो सकता है, कुछ भी एग्रीकल्चर हो सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन, पोस्टल सिस्टम, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों उसमें क्या है कि पहले जो है ERC का फुल फॉर्म हमको समझना है। पहला वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है इथेरियम, मीनिंग कि आपको इस नेटवर्क के ऊपर अकेला वन एंड ओनली सोल करेंसी यूज करनी पड़ेगी, उसका नाम है ईथर। ईथर आप यूज करोगे पहले पार्ट में, वो ई हमारा कवर कर गया। रिक्वेस्ट जो है और कमेंट है, ठीक है, रिक्वेस्ट और कमेंट दोस्तों ये हैं दो डिफरेंट चीजें। ये दो डिफरेंट चीजें जो हैं ये फंक्शंस के अंदर लिखी जाती हैं। ये फंक्शंस को कवर करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। मीनिंग रिक्वेस्ट कि जब आपके पास कोई रिक्वेस्ट आएगी कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने के लिए, तो आप जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या कोड को, क्या उसका आंसर देना चाहते हो, उसको बोला जाता है कमेंट। की मीनिंग एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों लिखे गए इसी नेटवर्क के ऊपर, और उन्हीं ने जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक जो ट्रांजैक्शन है किस तरह से चलेंगी, मीनिंग जो पहला पार्ट ट्रांजैक्शन का क्या रहेगा, और उसके बाद बेस्ड ऑन दैट कंडीशन कि पहले में हमारे पास रिक्वेस्ट क्या आई, और जो है कोड जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसका आंसर क्या करेगा। तो ये है दोस्तों ERC का मतलब कि इथेरियम ने हमारे लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें एक प्री सेट ऑफ कंडीशंस लिखी गई, मींस एक फंक्शंस लिखे गए कि जिसमें कि आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट करोगे फ्रंट एंड पे तो उसका आंसर जो है रिक्वेस्ट
जो है आप कर रहे हो तो उसका आंसर बैकएंड से क्या आएगा। तो यही दोस्तों जो ERC का मतलब है। तो E का मतलब इथेरियम, R का मतलब रिक्वेस्ट एंड C का मतलब कमेंट। तो रिक्वेस्ट और कमेंट दोस्तों एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। अब हो गए दोस्तों हमारे 3 क्वेश्चन। तो थैंक यू सभी का पार्टिसिपेशन के लिए, और अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे कि स्टेबल कॉइन किसको बोलते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में दोस्तों ये एक बहुत ही कॉमन, आपने इधर कहीं पे न्यूज में सुना होगा, या फिर कभी जब डिस्टिंक्शन चलती है डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स की, तो वो कभी कभी ये सुनने को आता है कि ये स्टेबल कॉइन है, ये स्टेबल कॉइन है। तो उसका आपको मतलब बताना है। अगर आप नजदीक भी हुए तब भी आप अवार्ड जीत पाओगे। तो पहले हैं हमारे पार्टिसिपेंट दिलबाग जी, रोहताश कुमार जी। नमस्कार सर जी। हाँ जी रोहताश जी, कैसे हो? हाँ ठीक सर जी, एकदम ठीक सर। हाँ जी। सर जी, स्टेबल कॉइन अपने करेंसी को मतलब अपनी रोहताश मार्केट जी, में। आपका आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ जी। आवाज नहीं आ रहा सर आपका। हाँ जी अभी बताइए हाँ सर। सर। हाँ सर, स्टेबल कॉइन सर जी जो करेंसी को अपने कॉइन को बैलेंस करने के लिए यूज में किए जाते हैं सर। ये वे कॉइन है जो जरूरत के हिसाब यूज किए जाते हैं सर। तो इनका सर क्या इनका फंक्शन क्या है सर स्टेबल कॉइन का? फंक्शन सर ये बैलेंस करने के लिए यूज होते हैं सर। बैलेंस। आप रोहताश जी क्लोज हो, पर थोड़ा सा आप डिफरेंट डायरेक्शन ले लिया। चलो कोई बात नहीं सर। मैं रोहताश बताऊं जी सर? आपका आंसर जो है। हाँ जी रमेश जी आप बताइए सर, स्टेबल कॉइन क्या हाँ होता जी है सर? सर, स्टेबल कोई नहीं होता सर, उसका रेट घटता बढ़ता नहीं है सर। एक होता है सर स्टेबल करेंसी, जिसका रेट घटता बढ़ता रहता हाँ है जी सर, बिल्कुल और एक सही होता सर। है सर। हाँ जी, जो रमेश जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, रोहताश जी आपका आंसर भी क्लोज था, तो आप दोनों को आज का अवार्ड जाता है। तो स्टेबल कॉइन का बिल्कुल यही प्राइस है, जिसका कॉइन जिसका प्राइस है वो स्टेबल रहता है, मतलब घटता बढ़ता नहीं है। उसका कॉइन का प्राइस हमेशा ही स्टेबल रहता है। तो हमारा और लास्ट स्टेबल क्वेश्चन भी करेंसी है सर। हाँ जी स्टेबल रहिए, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। जी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी पे ही है, तो हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे मीटिंग को फिनिश करने का। तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हम यही पूछ रहे हैं कि आपको कोई भी एक जो है क्रिप्टो करेंसी जिसको कि स्टेबल कॉइन बोला गया है वो बताइए हमको। तो पहले हमारे हैं पार्टिसिपेंट लांबा जी। संदीप पनिहार जी, संजय सर, सतबीर जी, बीडी सर सर। हेलो। हाँ जी हेलो। लांबा जी नमस्कार सर। हाँ सर, सर आपका क्वेश्चन क्या था सर, दोबारा बताइए। सर रमेश वर्मा जी ने अभी बताया कि हमने पूछा कि स्टेबल कॉइन क्या है, तो रमेश जी ने बताया, रोहताश जी ने भी बताया कि वो क्रिप्टो करेंसी जिसका प्राइस कम नहीं होता ना ही बढ़ता है, वो स्टेबल रहता है प्राइस, तो उसको बोला जाता है स्टेबल कॉइन। आपको एक एग्जांपल देना है कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी को हम स्टेबल कॉइन बोल सकते हैं। सर नेक्स्ट से पूछ लीजिए सर। थैंक यू सर। मैं बताऊं बीडी सर? सर कोई बात नहीं लांबा जी। हाँ जी मैं सर। बताऊं सर? सर एक मिनट। ओके चलो आपने अभी शुरू कर दिया, चलो बता दीजिए सर, आप ही बता दीजिए। हाँ जी रमेश जी बताइए। चलो सर, अपना फर्टिलाइजर्स कॉइन है सर, और दूसरा जो लगा लो सर BUSD है सर। BUSD आपका सही है। तो फर्टिलाइजर कॉइन का सर रोज आप देखते हैं प्राइस जो है वो बढ़ता कम होता है, तो फर्टिलाइजर कॉइन एक स्टेबल कॉइन नहीं है। जो BUSD है वो एक जो है एक स्टेबल कॉइन माना गया है, तो ये जी वन सर। ऑफ द स्टेबल कॉइन्स है। हाँ जी, तो उसका नाम है BUSD। फर्टिलाइजर कॉइन एक स्टेबल कॉइन नहीं है, तो ये डिफरेंस है सर। तो सभी पार्टिसिपेंट्स का आज के लिए मीटिंग में एंगेज करने के लिए, क्वेश्चन आंसर बताने के लिए सभी का शुक्रिया। और
ये जो क्वेश्चन हैं ये बाहर से लिए जाते हैं ताकि जो है हम इन्हीं चीजों को जो है डिस्कस कर सकें, आपको जो है बता सकें, क्योंकि इनको हमारी प्रेजेंटेशन में मर्ज करना वो बहुत डिफिकल्ट है। अगर इस तरह से हम क्वेश्चन उठाते रहेंगे तो प्रेजेंटेशन जो है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी। इसीलिए हम बीच बीच में ये थोड़ा सा Q&A का सेशन है, इसको एक डिफरेंट तरह से ना बाहर से जो है वो क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे ताकि आपके पास वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जाती रहे। तो अभी हम 5 मिनट के लिए आपसे पूछेंगे कि किसी का भी कोई भी डाउट हो वो प्लीज क्लियर कीजिए, तो उसके बाद हम मीटिंग को फिनिश करेंगे। दोस्तों हम लास्ट कॉल लेने लगे हैं कि किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है। नरेंद्र राही जी, नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। ठीक हो सर आप? जी बढ़िया सर, आप सुनाएं। बस सर ठीक है सर, सभी बढ़िया चल रहा है जी। सर क्वेश्चन की कुछ आप मीटिंग में कहना चाहते हो कुछ? जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ही समझ लीजिए इसे। जो सर रात अपनी जो मीटिंग हुई थी ना सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यानी कि जो रात की मीटिंग थी सर, आज उसकी रिकॉर्डिंग नहीं आई सर अपने ये टेलीग्राम ग्रुप में। सर। रिकॉर्डिंग वो तैयारी तो नहीं हुई थोड़ा सा क्योंकि जूम ने हाँ जी, जूम ने, क्योंकि आज सर मैं काम पे निकल गया था 8 बजे, जो यहाँ के रात के 8 बजे थे, तो तब तक जी सर जूम ने वो डाली नहीं थी वहाँ पे हमारी जो है क्योंकि हमको ईमेल आ जाता है, तो उसके बाद में भी ईमेल आया होगा, तो हम जैसे ही घर जाते हैं, अभी हम 9 ये इधर 8 बजे हैं, तो 1.5 घंटे में जो है वो हम घर पहुंच जाएंगे और जाके चेक करके, तो पहला काम यही है कि आपको वो रिकॉर्डिंग डाला जाएगा। क्योंकि तो यूजुअली सर हमारा जो काम है वो सुबह 2 बजे या 12:30 बजे शुरू होता है, तो आज जी हमको थोड़ा सा अर्ली जाना था 8 बजे रात को, तो मतलब 5 ओके घंटे हम पहले चले गए, तो इसीलिए कोई काम भी नहीं कर पाए घर पे। तो यूजुअली हम जो है जितना भी मीटिंग रिलेटेड होता है वो काम करके निकलते हैं, तो थोड़ा आज अर्जेंट हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसकी वजह से सर। तो यूजुअली जब आपने वैसे भी कभी देखा होगा, तो यूजुअली कई बार जो है अगर हमारा टाइम जो है वो जो परमिट ना कर पाए, तो हम कई बार एक दिन में 2-3 दिन भी रिकॉर्डिंग्स डाल देते हैं। तो उसमें सर आपको आज जिस टाइम भी है, तो कल आप सुबह उठेंगे तो आपके पास जो है वो रिकॉर्डिंग पहुंची होगी। थैंक यू सर। क्योंकि एक्चुअली ना कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे होते हैं जो इसमें नहीं आ पाते सर, जो अपने जो टीम नेटवर्कर में है, जो लीडर्स है हाँ जी जो। जी सर, जी जी जी। और मेनली क्या था, आज कुछ एक्साइटमेंट ज्यादा थी क्योंकि रात की जो अपनी वीडियोस में थी सर, जो जूम मीटिंग में अपने जो आपका वहाँ का रेजिडेंस है और सब कुछ था, तो उसकी जी थोड़ी सर। एक्साइटमेंट बनती है सर, जो आप लीडर्स के साथ शेयर करते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं बिल्कुल सही है सर, हाँ बिल्कुल जी, सही तो है। आज और मैं इसमें वो ये शेयर कर। नहीं नहीं बिल्कुल सही है सर। जी तो इसमें सर ये भी रहता है कि काफी क्वेश्चन भी आंसर हो जाते हैं। अब अगर कोई आपसे, कई बार मार्केट में हमने भी सुना है कि अभी ये प्रोजेक्ट कहाँ से है, जो ये पर्सन बात कर रहा है वो यूएसए से है भी है कि नहीं, तो उसमें क्या है, काफी चीजें आंसर हो जाती हैं, और जी भी काफी चीजों का जो है उसमें आंसर जो है वो उसी रिकॉर्डिंग के अंदर ही है। तो हाँ जी सर, वो हमारा एक थोड़ा सा ये टाइमिंग स्केड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो इसीलिए जो है वो आप जब सुबह उठेंगे तो आपके पास जो है वो रिकॉर्डिंग जो है उस पे जूम पे डली हुई ना, जूम नहीं, आई मीन यूट्यूब पे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, बस ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, ओके सर। हाँ जी नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। सर अभी हम लास्ट कॉल लेने लगे हैं, प्लीज कोई भी क्वेश्चन पूछिए। चलो हम रिक्वेस्ट करते हैं एक फाइनल क्वेश्चन, आई थिंक किसी का नहीं है। बीडी सर प्लीज 2 शब्द बोलिए सारी मीटिंग में, और सर उसके बाद हम फिनिश करते हैं मीटिंग को। हाँ जी, नमस्कार सर, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार सर। सर प्लीज कोई मैसेज। बस जो अपने सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो टूर है या जो हमें काम करना है, इसको हम अपना टारगेट बना लेते हैं। जैसे मान लो हमें 5 लाख कॉइन चाहिए दुबई टूर के लिए, तो उस बड़े टारगेट को हम छोटे टारगेट में डिवाइड कर लें। मैंने तो ये कर रखा है जी, 50-60 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करानी है और हर बंदे को 10-10 हजार कॉइन कराने हैं। हेलो जी सर भी, मतलब एक बड़ा टारगेट आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड काफी कर दिया।
एक 5 लाख कॉइन देखते हैं लोगों को, 5 लाख कहाँ से लाएंगे, कौन करेगा। लेकिन 10,000 कराना आसान है। जैसे मैंने 3-4 बंदों के 5 बंदों के 10,000 करवा दिए। तो शुरू में उनको 2,000 देते हैं, फिर उनको बताते हैं भी अपग्रेड कर लो, 5 कर लो, फिर 10 कर लो। अब 50 बंदों के 10,000 हो गए तो 5 लाख हो जाएंगे शायद। जी सर, बिल्कुल सही अप्रोच बीडी सर आपका। तो और थैंक यू सो इसी मच। तरह अगर हमने अपनी टीम में फिर दुबई के लिए टीम में एक्टिवेट करना है लोगों को, अगर हमने 8-10 लोग दुबई के लिए तैयार कर लिए तो उन्होंने 5-5 लाख किए तो अपने 50 लाख हो जाएंगे जी ऑटोमेटिक। बिल्कुल यानी सही कि सर, हमें बिल्कुल सही। काम को डिवाइड कर देना है ताकि वो बिल्कुल आसान हो जाए। बस बिल्कुल यही सही कहना सर, बिल्कुल चाहूंगा सही। ताकि मतलब एक बंदे पे बोझ भी नहीं पड़ता और उसको भारी नहीं लगता, काम आसान हो जाता है ना। हाँ टीम जी, वर्क नहीं, से नहीं, बिल्कुल आसान हो सही। जाएगा, बिल्कुल टीम हाँ जी, वर्क से आसान होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बीडी सर। बीडी सर का जी बहुत बढ़िया थॉट, बहुत बढ़िया अप्रोच। और एक पर्सन के ऊपर बर्डन ना पड़े तो वही काम जो है वो डिवाइड हो गया 10 या ज्यादा टीम मेंबर्स हाँ में। बिल्कुल, अपने को बिल्कुल सही। यूजर भी ज्यादा मिलेंगे ना उसमें, जी सर, ज्यादा से जी, जी, ज्यादा जी, यूजर बिल्कुल। मिलेंगे, 2-2 हजार वाले हो, 5 वाले हो, 10 वाले हो, जैसा हाँ मिले जी, वैसा जी कर सर। ले। जी सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बीडी सर थैंक यू सो बस मच आपके थॉट के लिए। तो एक ठीक हम सर। लास्ट एक हाँ जी, लांबा जी से सुनना चाहेंगे कुछ। लांबा जी प्लीज मीटिंग में बताइए सर, किसी को कोई आपने मैसेज देना हो जहाँ कुछ भी। कुलदीप लांबा जी। सर सबको गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सबको, हाँ मेरी आवाज सर, पहुंच रही है? गुड मॉर्निंग अकेला हमको, बाकियों को गुड इवनिंग। जी सर, लांबा जी कंटिन्यू करिए सर। आई थिंक लांबा जी का सर नेटवर्क में प्रॉब्लम है। जी नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी सर, इस करके मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? सर आपका आवाज हेलो, कट कट के आ रहा है। हाँ जी, तो सॉरी सर, मैं कल संदेश दूंगा सर मेरा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। धर्म जी प्लीज 2 वर्ड बोलिए सर, उसके बाद हम मीटिंग को सर फिनिश करते हैं। धर्म जी, धर्मवीर जी। चलो कोई बात नहीं सर, धर्म जी लगता है फील्ड में है। तो सभी को आज मीटिंग में आने के लिए सभी का थैंक यू सो मच। आप इसी तरह ही आते रहिए, हम जो है इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते रहेंगे, इंफॉर्मेशन बताते रहेंगे। और इसी तरह है हमको जो है हमारा नॉलेज का पूल, लिक्विडिटी पूल और इस प्रोजेक्ट को है वो डे बाय डे जो है आगे से आगे लेके जाना है। तो इसीलिए ही तो सभी का आने के लिए, नए मेंबर्स का, पुराने मेंबर्स का, सभी का आने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड इवनिंग। कल इसी टाइम ही मिलेंगे, तो तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर कमिंग।